हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में शुरू करने जा रहे हैं क्या। चैप्टर 1 है 10th का मैथमेटिक्स। ये चैप्टर 1 है, लेकिन बाकी सारा चीज़ हम लगभग पढ़ चुके हैं। एक दो चैप्टर को छोड़कर, जैसे प्रोबेबिलिटी है, सांख्यिकी है, छोड़ के सारा चीज़ हम लोग तक पढ़ चुके हैं। और चैप्टर 1 हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या नाम है इसका। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है यदि आप आगे कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आइए पे जानते हैं कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जो चैप्टर है वो होता क्या है। तो वास्तविक संख्या जो होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सके। जैसे क्या है, जैसे 2/3 -5 0.5 यानी कुछ भी जैसे p/q में लिख सके। या माइनस में हो यानी -4 हो जाए, या 4/5 हो जाए, या 3.5 हो जाए, या 0.5 हो जाए। कुछ भी 0.5 का हम क्या लिख देंगे, p/q में लिख सकते हैं 5/10। इसलिए क्या है, p/q में -4 को -4/1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, p/q में हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय क्या होता है, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, क्या हो गया, ये सारे अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इतना बेसिक तो मुझे लगता है आप जानते होंगे, नहीं तो हम बता दिए यहाँ पे क्या होते हैं। तो अपरिमेय और परिमेय को मिलाकर क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, अवास्तविक संख्या होता है। अवास्तविक संख्या शायद आपको नहीं पढ़ना है हमको लगता है, लेकिन 11th-12th में इस चीज को पढ़ना होगा बहुत ही डिटेल में। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर -2 आ जाए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं i√2। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको, नहीं अवास्तविक संख्या बोलते हैं इसको। a+ib से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। z इस क्या है, ये एक अवास्तविक संख्या है। ये भी पढ़ना है, लेकिन हायर क्लास में पढ़ना है। आइए, ये चीज आपको एग्जाम में नहीं आएगा, तो केवल आपको क्या करना है, वास्तविक संख्या मालूम रहना चाहिए होता क्या है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। वास्तविक संख्या पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले से इस चीज को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन लेमा। यूक्लिड क्या साइंटिस्ट है, उनका एक थ्योरम कह सकते हैं, या एक लेमा है, जैसे एक स्टेटमेंट है। एक थ्योरम नहीं होता है, एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, यदि a बड़ा हो b से, तो ऐसे पूर्णांक की और b मौजूद होते हैं कि a = bq+r हम लिख देते हैं। आइए इसको समझते हैं क्या। यह लेमा हमें महत्तम समावर्तक यानी HCF, यह महत्तम समावर्तक हिंदी में बोलते हैं मौसा। मौसा के नाम से बहुत फेमस है। जैसे LCF को क्या बोलते हैं, LCM को क्या बोलते हैं, लसा, लघुत्तम समावर्तक। तो हिंदी के नाम है, बहुत फेमस है। आइए जानते हैं a=BQR। जैसे मान लीजिए दो नंबर है, 4 है और एक 13 है। तो बोल रहा है कि हम क्या लिख सकते हैं, 13 = क्या लिख सकते हैं, 4q, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, +r हम लिख सकते हैं। और r क्या होगा, r हमेशा 0 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा, यानी e वाला b से छोटा होगा। तो q क्या होगा यहाँ पे, आइए देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं इसको। तो 13 को हम लिख सकते हैं, 13 से 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 होगा ना, 3 मरतबे कटेगा और एक बच जाएगा शेष। तो ऐसे भाग ना दे करके हम ऐसे भाग देते हैं। 13 को हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4×3 = 12। तो कितना बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 13 क्या लिख देंगे, 4×3 + 1। यही तो यहाँ पे बोल रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, 13 क्या है, इसको ए मान लेते हैं, एगो नंबर। 4 13 लिए हैं तो पहला क्या हो गया, पहला को मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, क्योंकि ए को यहाँ बड़ा माना हुआ है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, ये हो गया ए, 4 क्या हो गया बी, और 3 क्या हो गया क्यू, 1 क्या हो गया आर। यहाँ q = क्या हो गया 3, r क्या हो गया 1। तो किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपली इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर को भाग दीजिए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको शेषफल के रूप में, यानी भाज्य और भागफल गुना कर दीजिए प्लस शेषफल लिख दीजिए। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन लेमा, सिंपल भाषा में। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेय बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए, यह प्रमेयिका है जिससे हम किसी भी दो संख्याओं का HCF निकालते हैं।
यह सीधे उसे लेमा पर आधारित है, जो लेमा पढ़े हैं हम लोग उसी पर आधारित है। आइए जानते हैं कैसे हैं। जैसे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है। अब लॉसक को मौसा बोलते हैं। अब मौसा निकालना पहले से बहुत ही अच्छे से जानते हैं, हमको लगता है। आइए, यहाँ पे 2 नंबर दिया है, बोल रहा है कि एचसीएफ निकालने के लिए, तो कैसे निकलेगा। देखिए 2 नंबर क्या है, 455 और 42 है। 455 और 42 का क्या बोल रहा है, मौसा निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं क्या है, ए बराबर मान लेते हैं 455, बी बराबर क्या मान लेते हैं, बी बराबर मान लेते हैं 42। तो हम क्या लिख देंगे, 455, पहले भाग देंगे इसको। तो इस पेज में तो नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इनको क्रॉप कर लेते हैं। समझ रहे हैं, थोड़ा अच्छे से समझ लें। ऐसे वहां पे समझाया हुआ है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए, तो 455, ठीक है, इसको भाग देंगे क्या चीज से, 42। तो कितना बचे, 42 से कम 42, यहाँ बच जाएगा क्या, 3 और 5, भाग नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, 0, यानी 35 हो गया। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 455 इक्वल टू 42 इंटू 10, लिख सकते हैं प्लस, क्या लिख देंगे, प्लस प्लस आर यानी 35। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या होगा, तो मौसम में क्या करते हैं, इसको ऐसे घेरते हैं, और जो भाजक जो भाज्य है उसको, जो भाजक है उसको लेके यहाँ लिख देते हैं 42, ऐसे ही करते हैं। तो 35 एकम 35, तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो फिर इसको हम क्या लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे 42 इक्वल टू 35 इंटू 1, 35 इंटू 1 प्लस क्या, शेषफल 7 हो गया। अब देखिए, फिर 7 को ऐसे करेंगे और क्या करेंगे, 35 को लाकर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये कैसे कर जाएगा, 7 × 5 = 35, क्या कर जाएगा, कट जाएगा, यानी 0 आ गया मेरा। इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 35 इक्वल टू क्या, 7 × 5 प्लस 0, 0 कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो 7 होगा यही क्या होगा, यही मेरा HCF होगा। HCF इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये जो भाग मेथड से हम बनाते हैं, ये यूक्लिड एल्गोरिदम ही है। क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ही है। ये जो हम यूज करते हैं ये यूक्लिड ही है। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का बार बार जरूरी नहीं पड़ता है। ठीक है, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये भी आंसर सही है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, 455 को 42 में भाग दिया 10, तो फिर यहाँ 42 लिख दिया। ठीक है, 42 को फिर 35 से भाग दिया, 35 को शेष 7 बच गया, फिर 35 को 7 से भाग दिया तो क्या, 0 आ गया। जैसे ही 0 आया, जिस भाजक के कारण 0 आएगा वही भाजक क्या होता है, HCF हो जाता है। तो HCF निकालना समझ गए, इस प्रक्रिया को समझ गए। आइए, तो इस मेथड से हम ना बना के, हम चाहें कि हम जिस मेथड से बनाए हैं उसी का प्रयोग करके अब बनाएं। अब बोल रहा है उदाहरण नंबर, आइए उदाहरण 1 है, तो हल 4052 12,577 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तो 2 नंबर है 452, 4052 तथा 12576 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF मतलब मौसम, महत्तम समावर्तक। HCF कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 452, छोटा वाला को भाजक बना देंगे, बड़ा वाला को भाज्य बना देंगे। 12 5 7 6, अब भाग दीजिए, जो लास्ट में बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, जो ऐसा भाजक जिसको भाग देने के बाद 0 आ जाए शेष, वही मेरा क्या होता है, मौसा होता है, यानी HCF होता है। तो भाग देते हैं, यहाँ पे 4 अंक है, 4 अंक लेते हैं। तो यहाँ 4 है, 4 3 12 करेंगे तो देखते हैं आता है कि नहीं। 4 3 12 के अंदर 12,057 है, तो हमको लगता है 12,576। देखते हैं 4 मरतबे, 4 3 3 मरतबे लग रहा है कि नहीं। तो 3 3 दूना
छः, 5 3 15 के 5, हाथ में एक, 4 3 12 एक 13। तो ये 1200 से ज्यादा हो जा रहा है, 3 मरतबे ना लगे, हम 2 मरतबे लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, इसका कोई अदर उपाय नहीं होता है। तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 का सोना हाथ में एक, 2 गुना 0 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी 8 1। लेट मी करेक्ट वंस। ये 4 अंक जो कितना है 4052 है, 4 लिए तो कितना हो जाएगा 12 संतावन, छोटा है तो हमको पूरा लेना पड़ेगा। तो कितना 3 मरतबा करके देखते हैं कितना होता है। तो 3 दूना 6, 5 3 15 के 5, और 3 गुना 0 0, आंख में एक है तो एक आ जाएगा, 4 3 12। हाँ तो इससे कट जाएगा देखिए। तो क्या 6 में से हो जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 420 आ गया। तो शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे हम, इसको कंटिन्यू रखेंगे इस भाग को। 452 अब क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4052, सॉरी। तो कितना होगा ये, कैसे काटेंगे कि 9 मरतबे कटेगा, 9 चौका 36 आता है, यहाँ 40 है तो 9 मरतबे काट के देखते हैं। 9 गुना 0 0, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में एक, 9 चौका 36 एक 35। तो घटेगा, 2 में से 0 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 400 कितना आ गया 72 आ गया। किडिंग, 10 मरतबे कटेगा तो 4200 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलती हुआ गुना करने में यहाँ पे। 9 मरतबे जो लगाए हैं, तो 9 गुना 0 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में एक, 9 चौका 36 एक 37 होगा, ही 35 लिख दिया, माई मिस्टेक। 2 में से 0 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3। ओके, सॉरी 9 में 7 जाएगा 2, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया 9, 9 में 7 जाएगा 2, 272। फिर नहीं काटा, फिर भाग देंगे कितना में 420 में, 1 मरतबे लगेगा तो कितना हो जाएगा 272। तो कितना हो जाएगा 10 में 2 जाएगा 8, 11 में 7 जाएगा 3, यानी 38 हो गया। तो 38 को क्या चाहिए भाग देंगे अब, 272 में भाग देंगे। तो आइए इस साइड ले लेते हैं हम, क्या बच गया 38, क्या चाहिए भाग देंगे 272 में। तो कितना मरतबे लगेगा 6 चौका 24, 4 मरतबे लगेगा। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना मरतबे भाग देना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 4 3 12 2, 6 मरतबे लगाना है, सॉरी 4 मरतबे हो गया, 6 से भाग देना है। 8 चौका 48 के 8, हाथ में 4, 4 3 18, 4 22, 12 में से 8 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 4, 7 चौका 28, आई थिंक 7 मरतबे लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि शेषफल ज्यादा आ गया, 7 मरतबे लग जाएगा। तो 8 से 56 के 6, हाथ में 5, 7 3 21, अब 5 26, 12 में 6 हो जाएगा 6, 0 0 6 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच जाएगा 38 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 6 शेषफल हो गया, तो 6 1 36, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 मरतबे 6 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, यही मेरा मौसा हो गया, यानी HCF हो गया। इसलिए HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF किसका, जो नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था 4052, 12,576।
4052 और 12576 का मौसम कितना आ गया? 2। यही मेरा आंसर हो गया। तो यही तरीका है मौसम निकालने का, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 420 काजू की बर्फियां, 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? यहाँ पे बोल रहा है कि 420 बर्फी है, तो इसका क्या करना, ढेरी लगाना है, यानी लगातार इसमें क्या होना चाहिए? बर्फी होना चाहिए। और इसमें भी क्या होना चाहिए? लगातार बर्फी होना चाहिए। तो वैसी कितनी बर्फी का कतार होना चाहिए जिसमें क्या समान बर्फी रखें और दोनों बर्फी क्या हो गया, रखा जाए? इसके लिए क्या करना होगा? वो मिनिमम क्या पूछ रहा है? मिनिमम पूछ रहा है कि कितनी बर्फियां रखा जाएगी एक ढेरी में, यही जानने की कोशिश कर रही है वो। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा HCF, यानी मिनिमम बर्फी। HCF निकालिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 420 और 130 का HCF निकाल दीजिए यहाँ पे। तो इसको आप हल की तरह लिखना चाहेंगे तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, आप चाहें तो 130 तथा 420 का HCF यानी मौसम। 130 को भाग दे देंगे 420 में, तो 2 मरतबे कट जाएगा। 13 39, 3 मरतबे लग जाएगा। 0 3 3 9 3, कितना आ जाएगा ये? 0 30। ठीक है। फिर 130 को इधर ला देंगे, फिर भाग देंगे, कितना मरतबा? 30 से कितना मरतबा लगेगा? ये 4 मरतबे लगेगा। 0 4 3 12, फिर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर यहाँ 30 देंगे, 3 मरतबे कितना आ जाएगा? 30, कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 क्या हो गया? यही मेरा HCF हो गया। इसलिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? इसलिए प्रत्येक ढेरी में कितनी 10 बर्फियां रखी जा सकती है। यहाँ आंसर इसलिए ही होगा कि 130 बर्फी है, 420 बर्फी, इसको एक लाइन में हमको रखना है, ठीक है। और सारे लाइन में बर्फियों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, मिलाकर नहीं, अलग अलग बर्फियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी जो काजू की बर्फी है वो जितना भी बर्फी का लाइन ले ले, 130 वाले जो बादाम की बर्फी है वो भी जितना लाइन ले ले, लेकिन ये मिनिमम कितना लाइन हो सकता है? यानी एक एक के भी रखे तो बहुत सा लाइन बन जाएगा, लेकिन हम एक एक ना रखे, मैक्सिमम बर्फी रखना है, साथ में मैक्सिमम बर्फी की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि एक कतार में, एक ढेरी में कितना बर्फी आएगा। तो सिंपली से क्या करिएगा आप, LCM निकाल, HCF निकाल दिए, वही मेरा आंसर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, अंक गणित का मौलिक प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक।
लिख रहा है कि हर संख्या को अद्वितीय तरीके से अभाज्य गुणनखंडों में लिखा जा सकता है। आप जानते होंगे अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आता है, मैं उम्मीद करता हूं। जैसे मान लीजिए 30 संख्या दिया है, इसको बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो नोट में करके लिख लिया। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या अब जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो लिख लीजिए। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे दो मान लीजिए, दो को या तो अब एक से भाग दे सकते हैं या दो से दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और चीज से भाग इसमें नहीं लगेगा। जैसे पांच, पांच को तो या आप एक से भाग दीजिए या पांच से दीजिए, और कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। इससे सात, या तो इसको एक से भाग लगेगा या सात से लगेगा, और कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। जैसे तेरह, तेरह में या तो एक से भाग लगेगा या तेरह से भाग लगेगा, और कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसके बीच में एक और आएगा ग्यारह, ग्यारह को भी क्या आप एक से भाग देंगे, नहीं तो ग्यारह से भाग देंगे। इसके अलावा और कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो इन्हीं संख्याओं के गुणनफल निकालिएगा कोई संख्या का, तो इन्हीं संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। कोई संख्या दिया है, उसी को ऐसा ही संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दीजिए, तो उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये नोट तो आप लिख लिए। आइए अब समझते हैं। इसे 30 का बोल रहे गुणनफल निकालने का, तो कैसे निकालिएगा? तो 30 को आप भाग दीजिए, जैसे भाग देते आए हैं ऐसे। 30 को क्या दो से भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और फिर क्या तीन से भाग दीजिए तो कितना आएगा? तीन पचे 15। तो 30 को आप क्या लिख सकते हैं? 30 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, और ये क्या है? ये है अभाज्य गुणनखंड। यानी अब इसमें से जितना भी गुणनखंड है 2 3 5, ये सारे संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं के मिलने से जो गुणनखंड बनता है इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। उस तरह 84 है, तो 84 को हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलर वे, 84 को आप भाग दीजिए। 84 को भाग दीजिए दो से, कितना आ जाएगा? 4 2। फिर दो से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 1। फिर 3 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 7। इसको क्या लिख सकते हैं? 84 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7। क्या करेंगे इसको? 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 7, क्या है? ये भी एक अभाज्य गुणनखंड है। किसका? 84 का। इसी को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं? यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसलिए किसी भी संख्या को आपको अभाज्य गुणनखंड उसका निकालने आना चाहिए। ये हम एग्जाम्पल दे दिए, आप यहाँ से समझ लीजिए। आइए अब गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं? ठीक है, जैसे दो संख्या मान लीजिए दिया रहे, पिछले वाला संख्या ले लेते हैं। क्या संख्या ले लेते हैं हम? 30 84। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या था? लिख देते हैं, बाकी हम एग्जाम्पल लेंगे लेकिन यही ले लेते हैं। 2 3 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। दूसरा था 84। क्या था? 84 प्रीवियस। क्या है? 2 के पावर 2 3 7, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसका बोल दे हमको कि एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ किसका? 30 और 84 का। तो क्या हो गया? तो देखिए इसमें कॉमन क्या है? कॉमन होगा वही आएगा एचसीएफ में। अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन जो फैक्टर होगा, यानी दोनों में कॉमन क्या है? देखिए दोनों में कॉमन है 2, तो क्या ले लेंगे? 2। इसका सबसे न्यूनतम पावर, तो 2 का पावर यहाँ कितना है? 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या लेंगे? 1 वाला पावर लेंगे। फिर देखिए कौन कॉमन संख्या है? कॉमन संख्या फिर 3 है, तो गुना 3 कर दीजिए। और 3 का सबसे जो कम पावर होगा वही हमको लेना है। दोनों में एक एक है तो कोई एक ले लीजिए। इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे। इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 2 में। क्या लिखा है?
सभी संख्याओं में जो सामान्य यानी कॉमन प्राइम फैक्टर हो उनके न्यूनतम घात का गुणनफल, यानी जो सभी संख्याओं में जितना संख्या भी रहे उसमें 2 3 5 जितना संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए भाई उस सारे संख्याओं में जो कॉमन जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा यानी कॉमन अभाज्य गुणनखंड होगा उसका न्यूनतम पावर के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए बोल दे क्या, एलसीएम किसका, 30 और 84 का। तो इसमें क्या होता है, जो भी गुणनखंड हो यानी कॉमन जो हो उसका सबसे अधिकतम पावर, यानी 2 कॉमन है तो अधिक पावर क्या हो जाएगा 2, 3 है दोनों में कॉमन है 3 का अधिकतम पावर क्या है 1। बाकी जो बच गया सब यानी 5 बच गया 7 बच गया इस सबको लिख दीजिए, जो कॉमन नहीं है उस सबको भी लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 इंटू 3 7 पचे 35, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 से गुना कर देंगे इसमें तो 5 3 15 के 5 3 तिहाई 9 1 10, तो फिर 4 से गुना कर दिया 5 चौका 20 4 420 420 आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एचसीएफ ए बी कोई संख्या है दूगो इनटू एलसीएम, अब दो संख्या सेम संख्या का एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम प्रूफ करके आपको बता देते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 420, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 6 चौका 24 1 25 25 120, और ए और बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 30 इंटू 84 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों संख्या गुना करेंगे तो 0 तो आएगा ही एगो, 4 3 12 के 2 हाथ में 1 8 3 के 24 1 25 2520 2520 दोनों में आ गया, तो क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ध्यान रहे दो संख्याओं के बारे में ये बोला गया है, तीन संख्या के बारे में ये बराबर नहीं होता है। तो जब तीन संख्या हो जाए ए बी सी हो जाए तो ए बी सी यानी तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ए बी सी यानी तीनों के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। ये जो फॉर्मूला है ओनली 2 संख्या के लिए है, कितने के लिए है, 2 संख्याओं के लिए, कितने के लिए 2 संख्याओं के लिए, ए और बी कोई भी संख्या हो लेकिन 2 ही हो। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। ये तो बता दिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, बता भी दिए और आपको प्रूफ करके बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कब, जब दो संख्या हो ए और बी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए क्या है, उदाहरण 6 है। उदाहरण हम इसलिए ले रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसको ले लिया जाए। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, जो कुछ तो है ही नहीं। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 20 को हम लिख सकते हैं, भाग दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 10, 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 यानी 2 2 इंटू 2 है, 2 के पावर 2 इंटू 5। तो क्या करेंगे अब निकालेंगे एच सी एफ ऑफ 6, 20, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन कौन है, 2 कॉमन है तो यहाँ 2 को लिख दीजिए, और दोनों में सबसे छोटा पावर होगा जो वहीं, तो 2 के पावर 1 है यहाँ पे तो 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 आया, बाकी कुछ तो कॉमन है नहीं। अब देखिए फिर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका, सेम चीज का 6 गुना 20, क्या करेंगे इसके लिए, जो कॉमन है तो कॉमन क्या है 2 है, इसमें सबसे अधिक पावर जो होगा वही लिखेंगे, तो कौन अधिक पावर है 2 पावर है तो 2 कर देंगे। बाकी जो बच गया जो कॉमन नहीं है दोनों में जो बच गया सबका गुना कर देंगे, तो यहाँ 3 बचा तो 3 कर देंगे, दूसरा में 5 बचा तो 5 बच गया, 5 गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4 5 3 15, गुना कर दिए दोनों को, तो क्या आ जाएगा 5 चौका 60। यही मेरा एलसीएम हो गया, यही मेरा एचसीएफ हो गया। एक और तरीका जो हम जानते हैं क्या, हमको एचसीएफ मालूम हो गया तो एलसीएम निकालना है, तो हम क्या जानते हैं
HCF इंटू LCM इंटू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 6 इंटू 20, ये दोनों संख्या है ना। HCF हमको मालूम चल गया क्या है, 2 है। LCM हमको निकालना है, इंटू 6 इंटू 20, 2 से काट देंगे कितना है 10 मरतबे, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10, ये क्या है LCM है। तो LCM क्या आ गया मेरा, LCM आ गया मेरा 60, दोनों में तो बराबर ही है LCM, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, तो किसी भी एक मेथड से आप निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए, तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, तो भाग दे के देखिए, 96 2 से भाग दीजिए 4 8, फिर 2 से भाग दीजिए 2 4, फिर 2 से भाग दीजिए 12, लेट मी इरेज 12, फिर 2 से भाग दीजिए 6, फिर 2 से भाग दीजिए 10, कितना हुआ 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 इंटू 3, 3 बच गया, अब बच गया 404, 404 का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इनका काम तो रहा नहीं। अब 404, 2 से भाग देंगे 202, फिर 2 से भाग देंगे तो 101, अब क्या चीज भाग देंगे 101 में, 3 से, 4 से, 5 से, 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 7 से लगेगा नहीं, 11 से लगेगा नहीं, 13 से लगेगा नहीं, तो इसे क्या लिख देंगे 2 के पावर 2, यानी 2 को 2 है यहाँ पे, इंटू 101। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है, HCF पूछ रहा है यहाँ पे, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF किसका 96,404 का। तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है पहले उसको देखते हैं, 2 कॉमन है, और इसका जो सबसे छोटा पावर रखना, ऊपर 5 है यहाँ पे 2 है, ये 5 और 2 छोटा कौन है 2, तो 2 ही लिख देंगे, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, 2 दूना 4, यही मेरा HCF हो गया। दूसरा क्या होता है LCM, 96,404, तो क्या होता है इसका, जो कॉमन होता है 2 का सबसे अधिक पावर कितना है 5, इंटू बाकी जो नहीं है कॉमन उसको भी लिख देना है, ये 3 इंटू 101, ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 1 2 3 4 5, सॉरी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32 गुना 303, क्या करेंगे 303 गुना 303 गुना 32, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, क्या आ जाएगा 6 9 6 9, 96 96, यानी 96 96, क्या हो गया, यही मेरा HCF हो गया और LCM हो गया। पूछ रहा है 6 32 और 120 का अभाज्य गुणनखंड B द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, आइए देखते हैं। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो दिक्कत, देखिए 72 को क्या लिख सकते हैं, आइए 72 को भाग देकर देखते हैं, 2 से भाग देंगे 36 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 18 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 9 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 तिहाई 9, 1 2 3, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2, यानी 3 दो बार है। देखिए अब 120, तो फिर 120 को भी ऐसे ही करके देखना पड़ेगा, 120 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 60, फिर 2 से देंगे 30, फिर 2 से देंगे 15, फिर 2 सॉरी 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देंगे
तो कितना आ जाएगा 5। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, यानी 3 को 2 है तो 2 के पावर 3, 3 बच गया और 5 बच गया तो लिख देंगे ये गुणनफल है। अब क्या करेंगे, HCF इनका निकालना है। HCF क्या हो जाएगा 6 72 120 क्या हो जाएगा। कॉमन देखिए, कॉमन क्या है 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या करेंगे 2 का सबसे कम पावर यानी 2 का पावर 1 लेंगे इंटू, फिर देखिए क्या कॉमन है 3 3 3 3 कॉमन है। 3 में सबसे कम पावर क्या है, यहाँ तो 2 है, बाकी जगह 1 1 है, तो नहीं 1 है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा यही HCF हो जाएगा 6। अब बच गया LCM, LCM सेम चीज का 6 72 120 क्या हो जाएगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या है पहला तो 2 है, सबसे अधिक पावर क्या है 2 का 3 है, ई वाला, तो क्या लिख देंगे 3 लेना पड़ेगा। उसके बाद 3 कॉमन है, 3 का सबसे अधिक पावर क्या है, सबसे अधिक पावर क्या है 2 है, तो ये 2 लेना पड़ेगा। उसके बाद जो बच गया क्या बचा, केवल 5 बच रहा है, तो 5 भी लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा 8, 2 के पावर 3 कितना होता है 8, 2 के पावर 2 कितना होता है 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 8 9 72 इंटू 5, तो 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 7 5 35 फिर 36 360, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब एक चीज हम आपको यहाँ पर प्रूफ कर दे रहे हैं, क्या आइए देखते हैं क्या। HCF इंटू LCM क्या हो गया, लेट मी ड्रॉ द लाइन वंस। HCF इंटू LCM क्या हो गया, HCF आया है 6, LCM आया है 360, 6 इंटू 360 कितना हो जाएगा 0 6 36 36 का 18 3 21 2160। अब आइए तीनों नंबर का गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी ABC मान लेते हैं, ABC कितना हो जाएगा 6 72 गुना 120 यही होगा। अब 6 से गुना करेंगे ये दोनों में, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 7 6 42 1 43 432 120 तो बच ही गया। अब 12 से गुना कर देंगे, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, 12 से गुना करेंगे इसमें, 12 24 के 4 हाथ में 2 12 36 और 2 38 के 8 हाथ में 3 12 चौका 48 और 3 51। अब इस संख्या दोनों कहीं से आपको बराबर दिख रहा है, इस संख्या और इस संख्या बराबर दिख रहा है नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे नोट में, नोट में लिखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, नोट में लिखेंगे ठीक है। पहला HCF हो 2 नंबर का यानी AB का N2, LCM हो 2 नंबर का AB, तो क्या होता है इसका A इंटू बी, जिनसे गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरा क्या HCF किसका 3 नंबर का A B C, गुणनफल किसका हो LCM कितने का 3 नंबर का BC, क्या होता है बराबर नहीं होता है किसके A गुना B गुना C। इस चीज को याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये LCM गुना HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है, हमेशा 2 ही के लिए होता है, तीसरा के लिए नहीं होता है। अब आइए, अब डिविजिबिलिटी से जुड़े कुछ निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। 2m और 5n के रूप वाली संख्याएं हमेशा समाप्त दशमलव विस्तार देती है। समाप्त दशमलव विस्तार मतलब क्या, शांत दशमलव विस्तार, शांत से जानते हैं हम लोग। और यदि किसी भिन्न p/q का हर यानी q 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में न हो तो उसका दशमलव जो विस्तार होता है असमाप्त आवर्ती होता है, यानी क्या बोलते हैं इसको असमाप्त या अशांत, अशांत आवर्ती बोलते हैं। इसका मतलब क्या ये देख लेते हैं। इस यहाँ 1/2 है, जिसे 1/2 है तो इसको दशमलव में कन्वर्ट कीजिए कितना आ गया 0.5 आ गया, इसके बाद कुछ नहीं आया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शांत बोलते हैं।
यानी शांत दशमलव विस्तार। अब 1/3 को यदि भाग देते रहेंगे, यदि 1 को हम 3 से भाग देते रहेंगे तो क्या आएगा, हमेशा दशमलव जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ 3 से भाग देते रहिए, 3 3 9, ठीक है, क्या आ जाएगा 3, सॉरी 3 3 9, 1, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 3 9, फिर 1, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 3 9। तो ये क्या हो जाएगा, ये चलते चला जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी अशांत। इस शांति इसको नहीं है, ये बढ़ते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती या अशांत सीधा। ये दो टर्म आपको याद रखना है। कब वैलिड होता है, आइए देख लेते हैं इस चीज को। बोल रहा है तो भिन्न दशमलव किसका निकालते हैं, भिन्न का निकालते हैं, फ्रैक्शन का निकालते हैं। कोई भी नंबर यदि p/q के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, यानी परिमेय संख्या है, इसका हमको दशमलव विस्तार करना है। यदि q इक्वल टू हम लिख सकते हैं, q इक्वल टू लिख सकते हैं 2m n 5n, यानी 2 × 5 के इसका गुणनखंड 2 × 5 के फॉर्म में आ जाए तो ये क्या होता है, ये हमेशा जो p/q का जो दशमलव विस्तार होगा, क्या होगा, दशमलव विस्तार जो होगा वो हमेशा शांत होगा, यानी कट जाएगा, आगे नहीं बढ़ते जाएगा, रुक जाएगा। जैसे ही, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, जैसे ही q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2m या कुछ भी, या 5n, ठीक है, नहीं आया इसके बराबर, जैसे क्या बोलेंगे, इसका दशमलव विस्तार क्या हो जाएगा, दशमलव विस्तार क्या होगा, दशमलव विस्तार अशांत आवर्ती होगा, यानी चलते जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो ये कैसे हम समझे, आइए देख लेते हैं। हम लोग क्या एग्जांपल लिए, पहला 1/2, तो 1/2 को जो हम यहाँ q मान लेते हैं, इसको p/q ले लेते हैं, तो q इक्वल टू क्या हो गया 2, या इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻1। तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n तो आ ही गया, यहाँ 5 माने ये छुपा हुआ है, तो 5 के पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, तो बात तो बराबर ही है, तो आ गया। तो जैसे ही आ गया तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और शांत यहाँ पे हुआ ही, देख सकते हैं, टर्मिनेटिंग है। और 1/3 लिया है एग्जाम्पल हम लोग, क्या, तो 1/3 में इसको q मान लेते हैं p/q में, तो q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 के पावर 1 लिख देंगे। तो यह 2 × 5 के फॉर्म में तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी अशांत आवर्ती, जाते रहेगा, बढ़ते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इस चीज हम लोग क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। ये प्रमेय है, ये सब क्या है, प्रमेय है। तो ये प्रमेय कहीं प्रूफ का चीज नहीं है, बस हम समझा दे रहे हैं कि होता क्या है, जितना हम चीज बताए वही इसका मतलब है। लेकिन जो लैंग्वेज में कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होना मांगता है, मतलब होना चाहिए। आइए, मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, x एक प्रमेय है, दशमलव में कन्वर्ट किए तो क्या आ गया, शांत आ गया, यानी आगे तक नहीं जाते गया, इन्फिनिटी तक रुक गया, जैसे 1/2। हम x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सअभाज्य हैं, यानी p और q कटेगा नहीं एक दूसरे से, उसी को बोलते हैं सअभाज्य, यानी साथ में अभाज्य है। तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5n के रूप का है, जहां nm ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर मतलब क्या होता है, नेगेटिव नहीं है, यानी पॉजिटिव पूर्णांक है। तो nm क्या है, हमेशा प्लस पावर में होगा। तो ठीक है, दशमलव में दिया हुआ, आइए हम चेक कर लेते हैं कथन सही है कि नहीं। तो पहला लेते हैं, क्या है 0.375, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, इसका शांत है। तो इसको देखते हैं कि इसका जो बोल रहा है, जो इसका जो, जब इसको हम बाटा में कन्वर्ट करेंगे p/q को, p/q के फॉर्म में, जब q जो है हमेशा इस फॉर्म में आएगा 2n 5m, तो हमको q को जो है इसी फॉर्म में लाकर देखना है कि आ रहा है कि नहीं, तो समझ जाएंगे क्या है, सही है। तो इसको लिख सकते हैं हम 375, दशमलव हटा देंगे नीचे क्या आ जाएगा, 3 को 0 आ जाएगा। अब आइए, अब इसे काटेंगे 5 से, ठीक है, तो 50, 7 × 5
35 और 50 25, इसको काटेंगे 5 से, 5 दूना 10 यानी 200। तो क्या आ गया 75/200। या तो 25 से काट दीजिए या 5 से काटते रहिए। 15 पचे 75, 5 चौका 20, 15/40 काटे, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40। तो क्या आ जाएगा 3/8। मतलब क्या आया, मतलब हुआ कि 0.375 बराबर आ गया 3/8। और 3/8 को हम लिख सकते हैं 3/2⁻³ यानी इसको हम p/q मान लें तो q इक्वल टू क्या हो गया, q इक्वल टू हो गया 2⁻3। यही तो हमको प्रूफ करना है, 2⁻3 या 5 की पावर 0। तो यहाँ m का आ गया 3 आ गया, यही तो है, n है, टू द पावर क्या है n है। तो यदि इसको हम लिख देते हैं 2⁻n 5⁻m, तो यहाँ n इक्वल टू क्या आ गया 3, m इक्वल टू क्या आ गया 0। तो क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ऋणोत्तर मतलब क्या है, जो नेगेटिव नहीं हो, ऋणात्मक नहीं हो। तो क्या आ गया, धनात्मक पूर्णांक आ गया। यही तो बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, यानी q इक्वल टू 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में आ जाए। और दूसरा क्या है 0.104, इसको भी देख सकते हैं, आपका मन है तो ये भी सेम ही आएगा, इसी फॉर्म में आएगा। दूसरा देखते हैं, तो पहला था कि दूसरा है, इसको याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव आपका डायरेक्टली बन जाएगा, आपको सोल्व करने का नीड नहीं है, डायरेक्टली आप टिक मार दीजिएगा। मान लीजिए p/q x इक्वल टू p/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। q का अभाज्य गुणनखंड 2⁻n 5⁻m के रूप का है, जहां n m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। सेम चीज को यहाँ पलट दिया है। वहां बोला था कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो जो यदि p/q के रूप में लिखेंगे तो q जो होगा उसका, यानी जो हर होगा हमेशा 2⁻n 5⁻m के फॉर्म में होगा। यहाँ बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या तो है p/q, जहाँ q क्या है 2⁻n 5⁻m है, तो क्या है उसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। तो जस्ट उसका क्या है, अपोजिट है। ये देख लेते हैं, तो यहाँ 3 क्या दिया है 3/8। तो 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, पहला ले लेते हैं 3/8। 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2⁻3। तो ये आ गया 2⁻n 5⁻m में 5 का पावर क्या है 0 है। तो जैसे ही आया तो बोल रहा है कि दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। आइए देख लेते हैं, तो 3/8 कर देते हैं और भाग देते हैं, तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, दशमलव पड़ेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 8 तिरका 24, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 पर 0, 8 पचे 40, कट गया, यानी आगे नहीं बढ़ते गया। इसका बराबर क्या हो गया 0.375। 3/8 क्या हो गया 0.375। यही चीज को तुमको प्रूफ करना था। तो यदि जो उसका डिनोमिनेटर है 2 टू द पावर, यानी जो हर है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो, तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है हमेशा क्या होता है, शांत होता है, यानी कट जाएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको देखने का नीड नहीं है, सीधे आप इसको टिक मार सकते हैं। सिमिलरली इसका भी, तो क्या है 13/125 है, तो 13/125 को क्या लिख सकते हैं 13/125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 के पावर क्या हो गया 3। इसको क्या लिख सकते हैं 13/2 के पावर 0 और 5 के पावर 3। तो इस फॉर्म में तो आ ही गया। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आइए देख लेते हैं, भाग देख के और कैसे 125 क्या चीज भाग देंगे 13 से भाग देंगे, तो यहाँ दशमलव आएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 125 आएगा, तो क्या हो जाएगा 5 आएगा। तो एक मरतबे लगा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, भागने लगेगा तो एक 0 चल जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 500 हो गया। यानी 4 मरतबे, 4 मरतबे क्या हो जाएगा 4 मरतबे 500 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कितना आ गया, ये आ गया 0.104।
और क्या हो गया, ये कट गया लास्ट में, मतलब शांत आवर्ती हो गया। तो दूसरा हो गया, लास्ट है तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, परिमेय संख्या है, q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5n के रूप का नहीं है, तो क्या होगा, x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये तो ऑब्वियस है होगा। यदि q जो है, यदि p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, यदि q को हम 2n और 5m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये तो फिक्स चीज है। आइए देख लेते हैं यहाँ से, 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 के पावर 1, तो 2n 5m के फॉर्म में तो है नहीं। आइए इसको देखते हैं, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से देंगे पॉइंट, यहाँ 0 हो जाएगा, 7 एकम 60, तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 चुका 28, यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ क्या आ जाएगा 6, 0, 8 सत्ते 56, फिर क्या आ जाएगा 4, 0, 7 पचे 35, क्या आ जाएगा 7, यहाँ 40 है, 35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 0, 7 सत्ते 49, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पे होगा पहले, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर 7 एकम 7, फिर क्या आ जाएगा 3, ये क्या हुआ फिर 1, तो ये बढ़ते चला जाएगा, ऐसा ही, ये घटेगा ही नहीं, कभी कटेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, तो मतलब ये 0.142857 मतलब इतना के बाद क्या होगा, फिर रिपीट होने लगेगा, क्या 42857, फिर 142,857, ऐसे ही क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक, मतलब अशांत है, इसी को बोलते हैं अशांत, इसको शांति नहीं है, बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये अशांत हो गया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यदि कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में है, क्या है, परिमेय संख्या है, यदि पहला q को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2n और 5m में, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, b। यदि हम q को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं इसे 2n और 5m में, तो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये चीज तो पढ़े हम लोग, तो बोलिएगा भाग दे के तो हम मालूम कर सकते हैं, फिर पढ़ने का मतलब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देख के आप ही मार दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, खाली इसका क्यू के बारे में डिसाइड करके कि इसका शांत होगा कि अशांत होगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। यही मेरा लास्ट कंसेप्ट होगा, इसके बाद मेरा प्रश्नावली स्टार्ट होने वाला है, प्रश्नावली 1.1। इसी सब कंसेप्ट का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अब इसके साथ क्या करेंगे, हम जितना प्रश्नावली है एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।